गजानन गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, इष्ट देवी माँ घाटा रानी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं राज सिंह हड़ा हृदय सिद्धि एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बड़े दिनों बाद हिंदी की ग्रामर पढ़ रहे थे हम। हिंदी की ग्रामर के बाद में आज कुछ मेरा मन यूँ हुआ कि इंग्लिश ग्रामर में हमारे केवल 2-3 टॉपिक ही बचे हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड के जीके के फर्स्ट पेपर में जो इंग्लिश लगी हुई है उसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं तो मैं बता दूं आपको। हमने टेंसेस पूरे कर लिया, पैसिव वॉइस पूरे कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टेंस से क्लियर हो जाता है, कुछ रूल्स उसके एक्स्ट्रा है जो मैं और करवा दूंगा। अब आज हम इंग्लिश की ग्रामर शुरू करेंगे। हिंदी ग्रामर भी करीब करीब हम जो सेकंड पेपर है उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे। फर्स्ट पेपर में जो ग्रामर आनी है उसके चैप्टर अब शुरू होने हैं, तो मैं उनको थोड़ा डीपली फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर कवर हो जाए उस हिसाब से डीपली तैयार करके फिर करवाऊंगा। आज हम करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में हमारा थर्ड टॉपिक आ जाता है नरेशन। इंग्लिश में हमारा थर्ड टॉपिक आ जाता है नरेशन। नरेशन जिसका हिंदी में मीनिंग होता है कथन। इसका हिंदी में अर्थ होता है कथन। कथन ये 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। इनकी जगह स्पीच भी यूज करते हैं नरेशन की जगह, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। दिन शायद मुझे लगता है जो तैयारी करने वाले हैं उनके अच्छे नहीं गुजर रहे, क्योंकि वैकेंसीज नहीं आ रही है, और जो वैकेंसीज आई है आरएस वगैरह जो ट्रेंड टीचर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उसकी कम ही तैयारी करते हैं। पर चिंता मत करिए, इस महीने में, इसी महीने में जरूर आपके सामने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, अगर थर्ड ग्रेड टीचर्स वैकेंसी नहीं दी तो भी थर्ड ग्रेड रीट जरूर आएगी। पात्रता के लिए तो एग्जाम जरूर करवाएंगे, तो पहले ही अपना रूटीन बना ले, रेगुलर हो जाए, टाइम टेबल बना ले, तैयारी करने लग जाए, क्योंकि हमारे पास अभी पूरा सितंबर है। अक्टूबर में आचार संहिता लगनी है, क्योंकि जैसे कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आ चुकी है, आरएस की आ चुकी है, तो मुझे जहां तक लगता है शिक्षा विभाग में जो अब काम चल रहा है, और जैसा कि न्यूज़ समाचारों से जो बेरोजगार संघ के नेता है उनसे जहां तक पता चला है कि शिक्षा विभाग की भर्तियों की फाइल भी वित्त विभाग में अनुमोदन हेतु जा चुकी है। जैसे ही वहां से अनुमोदन होता है वो आरपीएससी में जानी है और वहां से वैकेंसी निकलनी है, तो ये प्रक्रिया सरकार की है। अगर हम अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं तो हमें 1 महीना ज़्यादा मिलता है तैयारी करने का। ऐसा नहीं हो जाए कि कल सरकार वैकेंसी निकाले और हैंड टू हैंड डेट डिक्लेयर कर दे, हम नवंबर में एग्जाम करवाने जा रहे हैं और हमें तैयारी का कम टाइम मिल जाए। इसीलिए कहता हूँ तैयारी आप शुरू कर दीजिए, तैयारी करते रहिए। हाँ, अगर आप 8 घंटे 10 घंटे नहीं कर पा रहे हैं फिर भी 4 से 5 घंटे रेगुलर तो तैयारी रखिए, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आपका थोड़ा बर्डन कम हो जाए। अभी उन सब्जेक्ट्स को देख लीजिए जिनको आप बाद में तैयार नहीं कर पाते, जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी आर्ट्स से रिलेटेड स्टूडेंट वो साइंस को कम पढ़ते, तो साइंस है, स्कूल मैनेजमेंट है, इन टॉपिक्स को भी तैयार कर लीजिए। आज हम पढ़ रहे हैं नरेशन। नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनको स्पीच भी बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले मैं नरेशन की अगर डेफिनेशन लूं तो द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। सर जी कुछ समझने में नहीं आया, इसीलिए नहीं आया क्योंकि इंग्लिश मीडियम की तरह पढ़ा दिया, अब पढ़ाते हिंदी मीडियम की तरह। तो वक्ता द्वारा वक्ता के शब्दों का जो को त्यों प्रकट करना ही नरेशन है। वक्ता द्वारा कहे हुए शब्दों को प्रकट करना नरेशन है। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कविता सेड टू मी। सेड टू मी I am going to Kota today। कविता सेड टू मी आई एम गोइंग टू कोटा। अब ये कविता ने मुझसे कहा, मैं इसको ऐसे कैसे ही बोल दूं। कविता सेड टू मी आई एम गोइंग टू कोटा, किसने कहा? कविता वक्ता कौन है? कविता स्पीकर कौन है? कविता वर्ड्स किसके हैं? कविता कह रही है मुझसे आई एम गोइंग टू कोटा, तो ये कविता जो है ये स्पीकर है, ये स्पीकर के वर्ड्स है, इनको जैसा का तैसा ही लिख लिया, यही नरेशन है, यही नरेशन है।
अब इस नरेशन में है कौन कौन, ये ध्यान में रखना है। इसी को हम नरेशन कहते हैं। नरेशन में है कौन कौन, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर कविता, कविता जो है वो स्पीकर है, कविता स्पीकर है। और ये सेड टू है, सेड टू है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो सेंटेंस, जो कविता ने अपना सेंटेंस रिपीट किया है, वो है रिपोर्टेड स्पीच। ये है रिपोर्टेड स्पीच। कविता सेड टू मी आई एम गोइंग टू कोटा टुडे, आज मैं कोटा जा रही हूं। तो जहां हम बात करेंगे ये है डायरेक्ट नरेशन। क्या है? डायरेक्ट नरेशन। अगर इसी को मैं थोड़ा चेंज करके लिख दूं, एक तो मैंने ये स्टेटमेंट ऐसे डिक्लेयर किया, अगर इसी को मैं थोड़ा चेंज करके लिख देता हूं, चेंज करके कैसे लिख देता हूं, कविता सेड, कविता told me that she was going to Kota that day. कविता told me that she was going to Kota today. अब इसका मतलब ही वही है, मतलब इसका भी वही। कविता ने मुझसे कहा कि वह उस दिन कोटा जा रही थी। दैट डे, उस दिन, जिस दिन कविता ने कहा उसी दिन वह कोटा जा रही थी। और यहां का मतलब यह था, कविता सेड टू मी आई एम गोइंग टू कोटा टुडे। कविता ने मुझसे कहा कि मैं आज कोटा जा रही हूं। अब कब कहा कविता ने, ये पता नहीं है। तो यहां पर, और इसको अगर थोड़ा चेंज कर दिया, घर पे आकर किसी दूसरे को सुनाते हैं तो वहां बोल दिया कविता टोल्ड मी दैट शी वाज गोइंग टू कोटा दैट डे। अब यहां पर थोड़ा चेंज हो गया। ये तो था डायरेक्ट, जैसा उसने कहा वैसा का वैसा बोल दिया, जैसा कविता ने कहा वैसा का वैसा बोल दिया। तो ये तो हो गया डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब इस इनडायरेक्ट को यहां पर डायरेक्ट करने में अभी आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। जो मैं बोल रहा हूं बस उसको ध्यान से सुनते जाएं और इस वीडियो को 1 या 2 बार सुन ले। जो समझना है वो यही है, बाकी लिखा हुआ तो किताबों में है आपके पास, वहां से समझ लीजिए। नहीं आता है, कोई डिफिकल्ट चैप्टर है इंग्लिश में हम बात करें तो टेंस के बाद में पैसिव, ये थोड़े इजी है। मगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन थोड़े डिफिकल्ट है। और एग्जाम में 100% क्वेश्चन अगर पुट किया, क्योंकि इंग्लिश का इतना बड़ा सिलेबस है, वहां से क्वेश्चन केवल 5 आने हैं, तो एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। कुछ एग्जाम के पेपर्स में, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की बात कर रहा हूं, कुछ पेपर में मैंने यहां से 2-2 क्वेश्चन देखे हैं, 2-2 क्वेश्चन यहां से उठाए हुए देखे थे। एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक को हम इतना इजी में नहीं ले सकते। जिस टॉपिक से फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में फर्स्ट पेपर में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक को हम इतना हल्के में नहीं ले सकते। तो यहां पर अब ये देखना, ये तो समझने में हमारे आ गया कि नरेशन 2 टाइप के होते हैं। नरेशन आर ऑफ 2 टाइप। हाउ मेनी टाइप है नरेशन? तो नरेशन आर ऑफ 2 टाइप, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का एग्जांपल ये ले लिया हमने, इनडायरेक्ट का एग्जांपल ये ले लिया। अब यहां देखना है हमने चेंज क्या क्या किया। What change make when we change direct speech into indirect speech? जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो हमने क्या क्या चेंज किया, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर said to को told में बदल दिया। पहला चेंज, said to को किस में बदल दिया? told में बदल दिया। तो यहां पर हम नोट कर देंगे said to चेंज इन टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। आगे क्या किया, यहां देखो इन्वर्टेड कॉमा थी, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया।
तो सेकंड चेंज हमने किया रिमूव इन्वर्टेड कोमा रिमूव कर दिया। थर्ड चेंज क्या किया हमने, यहां पर जो प्रोनाउन था उस प्रोनाउन को चेंज कर दिया, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज कर दिया। थर्ड नंबर पे लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच प्रोनाउन चेंज, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज कर दिया थर्ड नंबर पे, या इन्वर्टेड कोमा हटा दी। सेकंड नंबर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज कर दिया थर्ड नंबर। और क्या चेंज किया, तो यहां पर हमने चेंज कर दिया, यहां पर एम गोइंग था यहां पर वाज गोइंग कर दिया, एम गोइंग को वाज गोइंग कर दिया। ये फोर्थ नंबर चेंज हो गया। तो मेन वर्ब को चेंज कर दिया। नंबर 4 पे क्या कर दिया, कौन सी मेन वर्ब चेंज करी, तो रिपोर्टेड स्पीच की मेन वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज, रिपोर्टेड स्पीच की मेन वर्ब चेंज कर दी। और क्या चेंज किया, तो प्लेस नेम था ऑब्जेक्ट उसमें कुछ नहीं किया। और ये अदर चेंजेज में आ गए, ये टुडे था जिसको दैट डे कर दिया। तो अदर चेंज नंबर 5 पे, अदर चेंज क्या किया हमने, दैट डे, टुडे था जिसको दैट डे, इट मींस 1 2 3 4 और ये नंबर 5 चेंज किए। कितने चेंज किए हैं, 5 चेंज किए हैं। किसमें चेंज किए हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमने 5 चेंज किए। कौन से, नंबर 1 पे हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, नंबर 2 पे इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, नंबर 3 पे प्रोनाउन चेंज कर दिया, नंबर 4 पे मेन वर्ब चेंज कर दिया, और नंबर 5 पे अदर चेंज जिसमें टुडे को दैट डे में चेंज कर दिया। बस यही इनडायरेक्ट स्पीच है और इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। यही 5 चेंज हमें एवरी सेंटेंस में करने हैं। जिस भी सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे उसमें ये चेंजेस जरूर करने हैं। अगर ये चेंज हमने समझ लिए, ये चेंज हमने समझ लिए, तो इनडायरेक्ट स्पीच चुटकियों में यूं अपनी अंगुलियों पे नाचेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच का जो हम नहीं कर पाएंगे। तो धन्यवाद साथियों। अब अगले वीडियो में लेकर आऊंगा मैं किस टाइप से हमने सेड टू को चेंज किया, तो सेड टू का टोल्ड किया, इसके क्या रूल है। नंबर 2 प्रोनाउन चेंज करने के क्या रूल है। नंबर 3 वर्ब चेंज करने के क्या रूल है। कोमा हटाया, कोमा हटा दिया, इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, उसमें कोई रूल्स नहीं लगता है। फिर फोर्थ नंबर पर मेन वर्ब चेंज करने के क्या रूल है, और ये दैट डे वगैरह इनको चेंज करने के क्या रूल है। जब ये रूल्स सीख गए तो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच फिनिश। इन्हीं इजी टेक्निक्स के साथ बहुत शानदार टेक्निक लेके आया हूं, बड़ी बड़ी शानदार टेक्निक, नरेशन आपको यूं याद हो जाएंगे। ये तो नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गुरु है, मेरे सीनियर है, बहुत बड़े बड़े गुरु है, और ये तो यूट्यूब है, यहाँ पर अगर नरेशन टॉपिक लिखकर डालोगे तो आपको हजारों चैप्टर मिलेंगे। बट जरूर कहता हूं कि जो मेरी भाषा समझते हैं, जिस एरिया में मैं हूं और जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप मेरी भाषा समझते हैं, आप पहाड़ होती है मारवाड़ी समझते हैं, तो जरूर आपको मेरी क्लास पसंद आएगी और मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपके सीधा दिमाग में छपने वाला है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ जुड़िए रहिए मेरे से। ये पार्ट 1 था, अब अगला पार्ट 2 जल्दी लेकर आऊंगा और नरेशन बहुत जल्दी पूरा करवा दूंगा। आप तो अपनी बस नोटबुक और पेन तैयार रखिए और जल्दी नोट्स बनाते जाइए। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि अगले एग्जाम में, अगली भर्ती में आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद, जय भारत।